खरा सोना हो तुम। पहले प्यार या क्रश की शुरुआत महज आकर्षण ही होता है। दिल के एक कोने में इसका एकाधिकार होता है, शीर्षतम स्थान में विराजमान, जो समय समय पर अंदर बैठकर कुछ ऐसी तरंगे उत्पन्न करता रहता है कि इंसान वर्तमान में ना रहकर अतीत में घूम ही आता है। वैसे भी यादों में इतनी ताकत होती है कि वह कल को आज में जिंदा रखती है। शिखा दौड़ती हुई छत की सीढ़ियां चढ़ रही थी, हाथों में गीले कपड़ों से भरी बाल्टी पकड़े हुए। सांस फूल रही थी, लेकिन वो नज़ारा छूटना नहीं चाहिए, जिसे देखने के लिए रोज बहाने बनाकर छत पर जाती थी। कभी कपड़े सुखाने तो कभी पढ़ाई का बहाना। आदित्य के ऑफिस जाने का यही समय था। छत से ही उसकी एक झलक दिखती थी। घुंघराले बाल, बलिष्ठ भुजाएं, ऊंचा कद, गोंद काली पैंट और सफ़ेद शर्ट, नुकीले जूते, उस पर आंखों में काला चश्मा किसी लड़की को घायल करने के लिए काफ़ी थे। हाथ की उंगलियों में बाइक की चाबी को घुमाना और बाइक में बैठते ही साइड मिरर में खुद को निहारकर बालों को हाथ से सेट करना गजब की अदा थी। इसी अदा की दीवानी शिखा उसके जाने के बाद भी थोड़ी देर तक वहीं छत की दीवार में टंगी रहती। उसके इत्र की खुशबू हवा में घुलकर शिखा के नथुनों से होते हुए दिल और दिमाग में मीठी मीठी तरंगे उत्पन्न करते। घंटों उसी के साथ ख्यालों में रहती। उदित उनके सामने वाले मकान में कुछ महीने पहले ही किराए में रहने आया था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी। कॉलेज आते जाते अपनी आंखों को खुला रखती कि कहीं अचानक किसी नुक्कड़ या बाजार में दिख जाए। शिखा अब सामने वाली आंटी के घर भी जाने लगी बहाने से। एक दिन सामने वाली आंटी बीमार थी। सेवा करने का बहाना लिए शिखा तुरंत दौड़ लगाकर वहां पहुंच गई। गेट के अंदर जाते ही जैसे उसकी मुराद पूरी हो गई। उदित पोर्च में खड़ी बाइक की सफाई कर रहा था। शिखा के पेट में अनगिनत तितलियां उड़ने लगी। धड़कन इतनी तेज थी कि कहीं दिल शरीर से बाहर कूदकर उदित के हाथों में ही ना गिर जाए। वही इत्र की मादक खुशबू हवा में घुली थी। अपने को संयम कर जल्दी से अंदर जाकर आंटी के लिए खिचड़ी गैस पर चढ़ाकर रसोई की खिड़की से अपने में मग्न उदित को जी भर के निहारती है। खिचड़ी खुद पर ध्यान न दिए जाने के कारण नाराज होकर कुकर से जा चिपकी और बीमार आंटी ने गुस्से में शिखा को घर से भगा दिया। उदित अपने कमरे में था। शिखा ने बाइक के पास रुककर उसके हैंडल को घुमाते हुए कहा, बदमाश, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मानो उदित के कान खींच रही हो। हेलो श्रीमती जी, किन ख्यालों में डूबी हो? लो बेसन ले आया। अब जल्दी से गर्मा गर्म पकोड़े खिला दो तो बारिश का मज़ा दोगुना हो जाएगा। अरे ये क्या? उफ, फिर से उदित के ख्यालों में चली गई। ये उदित निकलता क्यों नहीं दिल दिमाग से? इतने साल हो गए। ऊपर से ये बरसात का मौसम, रह रहकर उसकी याद कुरेद जाता है। वैसे भी रोमांटिक होना फिल्मों की तरह मेरे जैसी मध्यम वर्ग की हीरोइन के नसीब में कहाँ। मेरे से ज़्यादा नसीब वाले तो ये आलू प्याज के पकोड़े हैं, जिनके लिए हर वक्त रमेश की जीभ में चाशनी की तरह दो तार की लार टपकती रहती है। बरसात में कपल लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, लेकिन ये पकोड़े के लिए बेसन लेते ही जाएंगे बस। खा खाकर तोंद बाहर आ गई। मुझे भी तो शर्म आती होगी ऐसे तोंदू आदमी के साथ कहीं जाने में। ऊपर से सर में बाल भी नहीं। उदित के कितने अच्छे घुंघराले बाल थे। इनको तो भगवान ने कद भी नहीं दिया। इनके साथ मैं कभी
हिल भी नहीं पहन सकती। उदित कितना लंबा चौड़ा था, कितनी खुशनसीब होगी उसकी पत्नी। काश एक बार उससे कहीं मुलाकात हो जाती, पता तो चलता इन 7 सालों में क्या हुआ उसका, किससे शादी की उसने। अपने आप में बड़बड़ाती हुई शिखा ने सारे पकोड़े बना डाले। अरे श्रीमती जी, बन गए क्या पकोड़े? लाओ फिर जल्दी। उफ, एक ये पकौड़ा पति मिला मुझे, जिंदगी पकौड़े जैसी हो गई टेढ़ी मेढ़ी। ला रही हूँ। वाह जान, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, हरिया के पकोड़े से भी स्वादिष्ट बनाती हो। जरा हरी वाली चटनी भी ले आओ। शिखा फिर से 7 साल पीछे उदित के ख्यालों में चली गई। ऐसे ही एक बारिश में शिखा ने एक दुकान में शरण ली थी। तभी उदित भी भीगने से बचने के लिए वहीं आ गया, इस बात से अनजान कि बगल वाली लड़की उस पर कितना मरती है। शिखा मन में सोच तो रही थी कि क्या वो भी कुछ सोचता होगा उसके बारे में। जैसे ही बारिश रुकी, उदित वहाँ से चला गया, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक दिन शिखा कॉलेज से घर पहुंची तो देखा बैठक में बहुत सारे लोग बैठे थे। शिखा की माँ ने तुरंत उसे तैयार होकर आने को कहा। लड़के वाले उसे देखने आए थे। बहुत नाराजगी जताई उसने, परंतु उसकी एक ना चली। उनके जाने के बाद शिखा माँ से उलझ पड़ी। माँ, लड़के के सर में कम बाल हैं, कद भी मेरे जितना है, रंग भी सांवला है, मुझे पसंद नहीं। अब दिल में तो उदित था, फिर कैसे कोई पसंद आता। बेटा, लड़का ऑफिसर है और तेरी बुआ बता रही थी बहुत सीधा भी है, कोई ऐब नहीं है। नैन नक्श, कद, रंग से जिंदगी नहीं चलती, ये सब प्यादे हैं आकर्षण के, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करने के लिए। जरूरी नहीं खूबसूरत शरीर के अंदर खूबसूरत दिल भी हो। अच्छा व्यवहार और नेक दिल हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। और तेरे बाबूजी ने रिश्ता पक्का कर दिया है। शिखा पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा। पहला प्यार भले ही एक तरफा था, दिल तो टूट गया ना। मना भी कैसे करती। उदित को तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि शिखा उसको प्यार करती है। उसकी शादी से पहले ही उदित वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे शहर चला गया और शिखा रमेश संग प्रणय सूत्र में बंधकर उसके घर आ गई। समय अपनी रफ्तार से निकल रहा था। शिखा कई बार रमेश को वैसे ही सजाने की कोशिश करती जैसे उदित को देखती थी, या यूं कहो रमेश में उदित को ढूंढती थी, लेकिन मायूसी होती। दोनों दो अलग प्राणी थे। अब 5 फुट 4 इंच का आदमी 6 फुट का कैसे बनता। रमेश के लिए काली पैंट सफ़ेद शर्ट भी लाई और रमेश ने पहना भी, लेकिन सफ़ेद शर्ट में गहरा सांवला रंग और निखर कर उभर रहा था। कुड़कर शिखा ने बदलवा दिया। अजीब हो तुम श्रीमती जी, कभी खुद पसंद का लाती हो, फिर बदलने के लिए बोलती हो। काला चश्मा भी लाई थी, लेकिन फिर पहनने नहीं दिया। रमेश के पास भी बाइक थी। शिखा का मन होता जैसे उदित स्टाइल में गलियों में कट मारकर चलाता था, वैसे ही रमेश भी चलाए। रमेश ने एक दिन कट मारने की कोशिश की थी एक गड्ढे से बचने के लिए, तो ऐसा कट मारा कि शिखा गड्ढे में थी और खुद दूसरी तरफ पड़ा था और बाइक उसके ऊपर। आंखों में आंसू लिए शिखा का मन उस समय रमेश के बाल नोचने को हो रहा था, लेकिन रमेश बच गया क्योंकि उसके सर पर बाल नहीं थे। इतना ही नहीं, आसपास के लोग रमेश को और उसकी बाइक को घर छोड़कर गए। ऐसे ही एक दिन मॉल में शिखा को वैसे ही खुशबू वाला इत्र मिल गया, तो वह तुरंत रमेश के लिए ले आई। रमेश की तरफ इत्र छिड़कने को ही थी कि
रमेश ने अपनी तोंद को सहलाते हुए कहा, श्रीमती जी, आज क्या खिलाया? सुबह से बहुत एसिडिटी हो गई। अभी तक 3 बार चला गया हूँ। शिखा ने उस वक्त इत्र की इंसल्ट करना उचित न समझा। इंसान कई बार झूठे आकर्षण में फंसकर खुद को हमेशा धोखे में रखता है, जिसके चलते जो अमूल्य निधि उसके पास होती है उसकी कद्र करना भूल जाता है। एक दिन अचानक बाथरूम में शिखा फिसल गई। एक पैर की हड्डी टूट गई। एक हाथ भी मुड़ने की वजह से सूज गया। डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोल दिया। रमेश ने पूरी जी जान से शिखा की सेवा की, बच्चों को संभाला, अपने हाथों से खाना खिलाया, नहलाया, यहाँ तक कि टेढ़ी मेढ़ी चोटी बनाकर एक बिंदी शिखा को जरूर लगाता था। बहुत खूबसूरत लगती है श्रीमती जी तुम्हारे माथे पर ये बिंदियाँ। बस तुम्हारी खनकती पायल की आवाज़ मिस कर रहा हूँ। जल्दी जल्दी चलने लगो ताकि ये घर तुम्हारे चूड़ी और पायल की खनखनाहट से एक बार फिर ऊर्जा से भर जाए। रमेश की सेवा भाव और स्नेह से शिखा का हृदय गदगद था। करीब 1 महीने बाद शिखा चलने लायक हुई। आंखों में आंसू थे, ये सोचकर कि रंग रूप कद काठी के झूठे आकर्षण में फंसा उसके दिल ने कभी रमेश जैसे हीरे की सुंदरता को पहचाना ही नहीं। उसे माँ की कही बात याद आ रही थी कि जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही जरूरी नहीं हर सुंदर दिखने वाला सुंदर जीवन साथी भी बने। रमेश के स्नेह सम्मान ने शिखा के दिल दिमाग में बरसों से बसी सुंदरता की परिभाषा बदल दी थी और सही मायने में वो अब रमेश के व्यक्तित्व से प्रभावित थी और उसके प्रेम की डोर में बंधी चली जा रही थी। रमेश ऑफिस जाने को था तो शिखा ने धन्यवाद बोलते हुए उसे गले लगा लिया। धन्यवाद किस बात का श्रीमती जी? हम दोनों तो गाड़ी के 2 पहियों के समान हैं। एक भी पहिया खराब होगा तो गाड़ी कैसे चलेगी? तालमेल बिठाकर ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। वैसे तुम अब ठीक हो तो शाम को बेसन लाऊंगा पकोड़े बनाने के लिए। रमेश के बोलते ही शिखा हंसने लगी और मन ही मन बोली, दिखावे वाला बेबी सोना नहीं बल्कि खरा सोना हो तुम। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।